उठ रही है। लेकिन इसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर उनका कहना है कि इंसाफ करो के नारे जो है वहां पर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद हंगामेदार सदन जो है वो देखने को मिला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें डिस्कशन जो है वो वक्फ बिल पर करनी है। और उसके बाद यहां पर स्पीकर ने कहा कि अगर वक्फ के बिल पर चर्चा होगी तो असेंबली कैसे चलेगी। हंगामा जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद 20 मिनट के लिए फिलहाल स्थगित जो है वो असेंबली को कर दिया गया है। और 20 मिनट के बाद विधानसभा की वापस असेंबली जो है हो सकता है शुरू हो जाए। फिलहाल वक्फ कानून का विधानसभा में जमकर विरोध जो है वो हो रहा है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई ऐसे एमएलए हैं जो इंसाफ करो के नारे लगाते हुए असेंबली में नजर आ रहे हैं। और अभी इस वक्त असेंबली जो है वो 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामेदार तस्वीरें वक्फ बिल को लेकर, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर के बजट सेशन असेंबली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सामने आ रही थी। आप लाइव देख रहे थे कि किस तरीके से हंगामेदार सदन जो है वो देखने को मिल रहा है, असेंबली जो है वो देखने को मिल रही है। और इस वक्त 20 मिनट के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि वक्फ कानून का विधानसभा सत्र के दौरान विरोध हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और अभी फिलहाल 20 मिनट के लिए ये पूरी विधानसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से 20 मिनट के बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से हंगामा देखने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर, स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर ये तमाम बातें हैं जहां पर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। और अमित शाह भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और इस दौरे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें उठती नजर आ रही हैं, क्योंकि कल हमने देखा त्रिकुटा नगर के अंदर जो मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वो वहां पर पहुंचे। तरुण चुग भी उनके साथ मौजूद थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे और तमाम जो विधायक थे वो भी वहां पर पहुंचे थे और विधायकों से मुलाकात की गई। और आज ये बात सामने आ रही है कि वो राजभवन में मुलाकात करने वाले हैं। हमारे जो शहीद 4 हुए थे कठुआ के एनकाउंटर में, उनसे बातचीत करेंगे। और इन तमाम मुद्दों को लेकर भी विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा देखा गया और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है विधानसभा सत्र के दौरान। लेकिन मेन एजेंडा यहाँ पर सत्ता पक्ष का यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बैठी है, उनके द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसका विरोध किया जाए, क्योंकि जो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये तमाम बातें सामने आई थी। हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक सर, आप बताइएगा, लगातार हंगामेदार आसार हमने पहले दिन भी देखा और आज एक बार फिर से असेंबली शुरू हुई है, 3 दिन की रहने वाली है, लेकिन पहले दिन ही कार्रवाई स्थगित होती नजर आ रही है। देखिए, जहां तक आज के दिन की कार्रवाई की हम बात करेंगे तो ये आप समझ लीजिएगा ये एज पर एक्सपेक्टेड लाइन था, क्योंकि जिस तरीके से बैठक श्रीनगर के अंदर हुई थी और श्रीनगर के अंदर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायकों ने अपनी बात रखने की कोशिश की थी और एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि आने वाले दिनों में हमने किस तरीके से कार्रवाई करनी है और ये साफ कर दिया गया कि हम एक एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे और वक्त और जो एलजी को उस पर ट्रांसफर किया उस पर बात रखेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि जो ही असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर जो सबसे बड़ी बात थी वो वक्फ कानून को लेकर था। अगर 7 से 8 एमएलए ऐसे थे जिन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी और वो इस कोशिश में थे कि इस एडजर्न मोशन के जरिए से इस पर बहस होनी चाहिए, तो हम स्पीकर ने साफ कर दिया क्योंकि मामला अब ये सब जुडिस है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और जो लॉज हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के वो ये परमानेंट नहीं करते हैं, वो किसी भी तरीके से इस चीज को नहीं मानते हैं कि हम आगे बढ़े इस मामले को लेकर। तो यही वजह है कि अभी जो सबसे बड़ी बात है कि हंगामा हुआ और हंगामे के बीच बिल को फाड़ने की कुछ मेंबरों की तरफ से कोशिश की गई है और अपोजिशन में बैठे जो बीजेपी के नेता हैं वो भी खामोश नहीं थे और उन्होंने बड़ा जोरदार प्रदर्शन भी किया। उन्होंने वापस इस पर पलटवार भी किया ट्रेजरी बेंच पर और फाइनली 15 मिनट के लिए एडजर्न की गई थी। लेकिन 15 मिनट के बाद जब दोबारा से पार्लियामेंट असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स और शेख खुर्शीद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, पीडीपी के लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने नाराबाजी शुरू की कि वक्फ बिल नामंजूर है। इस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर होती रही है। लेकिन इशफाक जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की अगर अब्दुल रहीम रातर की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर है, तो प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल उन्होंने रूल बुक को कोट किया है और रूल बुक कोट करते हुए उन्होंने ये साफ किया है कि देखिए, जिस सेक्शन के तहत आप ये चर्चा करना चाहते हैं ये हेल्दी डिस्कशन है, लेकिन अब ये मैटर सारा चला गया है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 7 से ज्यादा पिटिशंस हो गई है वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को देख रहा है तो यहाँ से कोई टिप्पणी करना या शायद ये दुरुस्त नहीं होगा, और यही वजह है कि वो लगातार ये बात बता रहे थे कि अब इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, और उन्होंने रिजेक्ट किया उस एडजॉर्नमेंट मोशन को जो मेंबरों की तरफ से दिया गया था। स्पीकर जो कुछ भी कर रहा था वो एज पर रूल बुक कर रहा है, और जो सत्ता पक्ष के जो एमएलएज हैं वो जरूर गैलरीज को प्ले कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरकार के अंदर है लेकिन केंद्र के अंदर वो विपक्ष के अंदर है, इसलिए वो इस तरीके से लगातार क्वेश्चन जो वो कर रहे हैं। ठीक है इशफाक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। और ये जम्मू कश्मीर असेंबली को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही थी, जहां पर कि हंगामेदार ये सत्र आज का पहला दिन ही देखने को मिला और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये हंगामा देखने को मिला। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, अब गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से बात करेंगे, जहां पर वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। 3 दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है और कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की और आज उनका जो शेड्यूल है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन अभी सोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि वो कश्मीर भी जा सकते हैं। और इसी बीच में जो जवान हमारे शहीद हुए थे कठुआ एनकाउंटर में, 4 जवान, उनकी फैमिली से राजभवन में मुलाकात हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बेहद खास ये दौरा रहने वाला है, जहाँ पर आज कठुआ की आपको बता दें कि विनय चौकी जो है वहाँ का दौरा गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर तमाम जायजा जो है वो लिया जाएगा। जिस तरीके से कठुआ पिछले कुछ दिनों में लगातार हाई टेंशन एरिया रहा है, आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, उसके बाद 8 दिन में 3 मुठभेड़ सामने आना, पीक हाईलाइटेड एरिया कठुआ बना है इस वक्त और आने वाले कुछ वक्त में अमरनाथ यात्रा भी शुरू है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये बेहद खास दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है, जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से तमाम चर्चाएं जो है वो होंगी, हालात वहां पर जानने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जो शहीद परिवार है उनके घर पर वे जाएंगे, जो इस कठुआ एनकाउंटर में कुछ दिन पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया था वो वहां पर जाके उनके परिवार वालों से मिलेंगे। तो तमाम चीजें जो है वो आज होने वाली है और फिलहाल कठुआ का ये बेहद खास दौरा, जहां पर विनय चौकी में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। सुरक्षा का तमाम जायजा जो है वो लिया जाएगा। लखनपुर की बात की जाए तो प्रवेश द्वार है और इस बीच सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से किस तरीके से पुलिस फोर्स काम कर रही है इस पर भी नजर रहेगी। इस वक्त बीच शहर के जम्मू की बात की जाए या कठुआ की बात की जाए, हर जगह जो निगरानी है वो की जा रही है और अमरनाथ यात्रा जो कि एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा है वो एक मेजर कहीं ना कहीं इवेंट रहता है पूरे साल का जम्मू कश्मीर का, और इसी बीच कोई खलल ना पड़े, आतंकवादी गतिविधियों में कोई इस तरीके की कायराना हरकत ना हो, इस सभी को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो होगी। कल देर शाम नेताओं के साथ बातचीत की, भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, किस तरीके से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और आगे की रणनीति कैसी रहेगी, तमाम चर्चाएं जो है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में रही हैं। तो कल का भी दिन है और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पर उनकी नजर है। तो बिल्कुल आज अमित शाह का कठुआ दौरा देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके कठुआ से। रंजीव, आप बताइएगा, ये बताया जा रहा है कि आज कठुआ के हीरानगर में वो पहुंच सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर अगर मैं कहूं जहां पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है वहां पर वो जायजा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। अभी फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सोर्सेज हमारे यही बता रहे हैं। बिल्कुल शिपन, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मैं इस वक्त विनय पोस्ट का जो बोर्ड लगा है जो बॉर्डर रोड पर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है वो मुकम्मल कर ली गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो कठुआ जिले के जो अंतर्राज्यीय सीमा के अतिरिक्त
अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। पीछे हरिपुर के सेना के हेलीपैड पर उनका चॉपर लैंड करेगा। उसके बाद बाई रोड 7 से 8 किलोमीटर का सफर तय करके विनय चौकी जो फॉरवर्ड पोस्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, वहां पर आएंगे और वहां पर वो जो जवान है बीएसएफ के सीमा की सुरक्षा के लिए जो जवान तैनात है उनका हौसला अफजाई करने के लिए आएंगे। क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो कठुआ जिला है वो आतंकवाद को लेकर काफी त्रस्त रहा है। आतंकवादी घटना मुठभेड़े भी हुई है, गोलीबारी हुई है, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद घुसपैठ जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से के बाद जो पाकिस्तान है, जो हमारा पड़ोसी है, उसके नापाक इरादे हमेशा हमारे मुल्क पर रहते हैं और वो हमेशा से कोशिश में रहता है कि आतंकवादियों को इस ओर धकेला जाए ताकि यहाँ पर खलल डाला जाए। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे जो जितने भी मीडिया कर्मी है, जहाँ दूसरे लोग हैं, उनको जाने की आज्ञा नहीं है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि यहाँ पे ये जो नाका जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और बीएसएफ के जवान खड़े हैं, ये रास्ता जो है ये रास्ता उसी चौकी की तरफ जाता है, बीओपी विनय पोस्ट की तरफ पर, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जहाँ पे दौरा होगा और यहाँ पर वो अपनी जहाँ पर घुसपैठ को लेकर जो रणनीति बननी है उसको लेकर देखिए गाड़ियों का सिलसिला आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो सुबह से लेकर यहाँ पर और मीडिया को यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और इस दौरे के दौरान यहाँ पर जो सुरक्षा के बंदोबस्त है पूरी कठुआ जिले की बात करूँ, लखनपुर से लेकर आईपी तक पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 3 टायर सुरक्षा जो है उसके लिए है। इसके में बीएसएफ के अलावा सेना जो है वो बाहरी इलाकों में तैनात है। उसके अलावा सीआरपीएफ के जहाँ अन्य जितने भी रंजीव, यहाँ पर ये सवाल कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर बैठकों का दौर जो है वो जारी है, जिस तरीके से पहले भी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स की जाती है, लेकिन अभी आतंकी गतिविधियां जिस हिसाब से बढ़ी और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर आना, हालात जाने जाएंगे, लेकिन एक्शन कितना जल्दी लेना ज़रूरी है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन इसी हीरानगर बॉर्डर से बार बार होती रही है। बिल्कुल रूपाली, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक्शन कब तक एक्शन होगा, इस आतंकवाद पर कितना बड़ा प्रहार जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि बॉर्डर पर आने का उनका मकसद यही है, क्योंकि यही इलाका है घुसपैठ को लेकर यहाँ पर खबरें आती रहती हैं है वो काफी चुनौतीपूर्ण है और पुराने रूट रहे हैं। आज से 2 से 3 दशक पहले जितने भी नदी नाले थे उनके जरिए जहाँ से घुसपैठ होती रही है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बता दें कि बेगूसराय में कांग्रेस की पदयात्रा है, जिसके चलते कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस की रोको पलायन यात्रा जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस की पदयात्रा है। तो आपको बता दें कि इसी साल विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि चुनावी दौर के चलने से पहले आज कांग्रेस की रोको पलायन 2 नौकरी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, जहाँ पर पदयात्रा पर आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर है, बिहार के पटना पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर कन्हैया कुमार के साथ सड़क पर राहुल गांधी उतरे हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से वीडियो में राहुल गांधी के द्वारा साझा किया गया था कि सभी इस यात्रा में पद यात्रा में सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आए, तो उसी तरीके की तस्वीरें भी कहा जा रहा है कि सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की है। सभी संगठनात्मक जिलों के 40 अध्यक्ष की घोषणा जो की थी और आज राहुल गांधी बिहार में है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर फिलहाल यहाँ पर पदयात्रा को लेकर बात की जाए तो यही कहा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की ये जोड़ी जो है वो उतर पाएगी। और ये तस्वीरें देखिए बेगूसराय से लाइव, जहां पर पदयात्रा जो है वो चल रही है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर हैं। राहुल गांधी के साथ हजारों कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थक चल रहे हैं।
और समर्थक राहुल गांधी के ऊपर फूलों की बारिश भी कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ कन्हैया कुमार भी इस पदयात्रा में मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस में नंबर 1 की हैसियत वाले नेता राहुल गांधी बेगूसराय जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम लोग, कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के बड़े नेता सभी वहां पर मौजूद है। ये पदयात्रा जो है युवाओं के लिए खास तौर पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के बाद वहां से पलायन कर रहे हैं, नौकरी जो है कहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये एक बड़ा एजेंडा और मुद्दा जो है बिहार में इस बार कांग्रेस ने अपने इलेक्शन एजेंडे के तौर पर रखा हुआ है, जिसमें पलायन रोको नौकरी दो, ये एक मोटो जो है वो इसका है, टैगलाइन जो है इस एजेंडे की है इस बार की। और यूथ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन जो है वो करें, ताकि विधानसभा यहाँ पर अगर बात की जाए बिहार के चुनावों की, तो वहाँ पर कांग्रेस जो है ही जीत हासिल कर सके। तो ये लाइव तस्वीरें हैं बेगूसराय की, जहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस के झंडे हाथ में पकड़े हुए हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सफेद टी शर्ट पहन के आने को खास तौर पर राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में कहा था कि सभी समर्थक सफेद टी शर्ट पहनकर आए और ये मैसेज जो है वो यूथ को दे। देखिए सामने आपके नेता प्रतिपक्ष यहाँ राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो लाइव आपकी तस्वीरों में जहाँ पर पदयात्रा में वो शामिल हुए हैं और साथ में उनके कांग्रेस के कई बड़े नेता भी हैं। और बिहार की ये पदयात्रा आज बेगूसराय में और बिहार में काफ़ी चुनावी दौर जो है वो देखने को मिल रहा है मैदान में, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और इस बीच कांग्रेस हो या बाकी अन्य पार्टी हो, सभी अपना जोर लगा रही है। तस्वीरों में आपके सामने राहुल गांधी, जहाँ पर आप देखिए बैनर हाथ में लिए लोग और नौकरी का मुद्दा और नौकरी के बैनर्स इस पदयात्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने बेगूसराय से, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अंत में होने हैं और उससे ठीक पहले जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार है और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी जो तमाम बातें हैं वो सामने नज़र आ रही है। लेकिन इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि बिहार में कांग्रेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेगूसराय में कांग्रेस की पदयात्रा देख रहे हैं, जहाँ पर NSUI यानी कि जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी इनके समर्थन में उतरी है और कांग्रेस के जो झंडे हैं, जो उनका फ्लैग है वो लेकर यहाँ पर पूरे सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और अपना दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा और NSUI भी इनके समर्थन में उतरी है, जो कि कांग्रेस की ही एक स्टूडेंट यूनियन है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव बेगूसराय बिहार से, जहां पर कि अब कमर कस ली गई है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। अभी हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। नीतीश कुमार की सरकार अभी फिलहाल वहां पर है, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो तैयार है पूरी तरीके से बिहार पर कब्जा करने के लिए। और इस बार नीतीश कुमार जो है वो NDA का हिस्सा है, लेकिन जो UPA है यानी कि जो इंडिया अलायंस है वो भी पूरी दमखम के साथ वो कोशिश कर रही है कि इस बार बिहार में उनका होल्ड हो। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि मान सरकार की शिक्षा क्रांति जो है वो सामने आ रही है। स्कूल ऑफ इनिमेंस नवा शहर का आज उद्घाटन है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसका उद्घाटन करेंगे। संगरूर में वित्त मंत्री ने स्कूलों का उद्घाटन किया। पंजाब में 12,000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। बता दें आपको यहाँ पर ये मान सरकार की शिक्षा क्रांति जो है वो देखने को मिली है, जिसमें करीब 400 स्कूलों का आज उद्घाटन। और इसी में आपको बता दें कि पंजाब में 12,000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि शिक्षा के हवाले से पंजाब को और आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें यहाँ पर आम आदमी पार्टी पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर मौजूद है और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा संगरूर के स्कूलों का उद्घाटन जो है वो करते नजर आए। फिलहाल यहाँ पर स्कूलों का उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है और आज
यहाँ बहुत से मंत्री जो है वो रहने वाले हैं। और शिक्षा नीति के हवाले से और शिक्षा के हवाले से अगर बात की जाए तो मान सरकार की शिक्षा क्रांति आप देख सकते हैं कि साडे पिंड दे स्कूल दे कमरे अधूरे ने, स्कूल दे अंदर स्टाफन ले कमरे नहीं हैगे, मिड डे मील का कमरा नहीं हैगा, बाथरूम ठीक नहीं हैगे। ये सारिया मंगां जिहड़ियां बहुत सारे नौजवान साथियों ने कीतियां सी, सरपंच साहबान ने कीतियां सी, सारिया मंगां अज पूरीआं हो जाने। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार का नारा ही यह सीगा, आम आदमी पार्टी का नारा ही यह सीगा कि एक मौका सरदार भगवंत मान नूं, एक मौका केजरीवाल साहब नूं। ये बड़ी जिहड़ी स्लोगन सीगा, बड़ा नारा सी, उदों ते आम आदमी पार्टी ने इलैक्शन लड़ी सी कि एक मौका केजरीवाल नूं, एक मौका भगवंत मान नूं। इहदे उत्ते असीं पंजाब दी इलैक्शन लड़ी सी और पंजाब दे लोकां ने वादा कीता सीगा कि जो एजुकेशन का मॉडल आ, जो सिक्ख्या का मॉडल आ, जो दिल्ली दे अंदर मनीष सिसोदिया जी ने, जो दिल्ली दे अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सिक्ख्या के अंदर वड्डियां तब्दीलियां लैके आंदियां ने गियां, उस तरह दी तब्दीलियां जिहड़ियां असीं पंजाब च लैके आवांगे। ये वादा सी साडा। अज वो तब्दीलियां का जिहड़ा बदलाव आ पंजाब के अंदर वो तुहाडे सामने नजर आ रहा है। अज साडे अध्यापक, जिस तरह मेरे तो पहला बोलदे प्रिंसीपल साहबान ने कहा कि IIT जा रहे हैं, साडे अध्यापक फिनलैंड जा रहे हैं, साडे अध्यापक सिंगापुर जा रहे हैं, साडे अध्यापक वड्डियां वड्डियां इंस्टीट्यूशनां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उत्थे जाके वो जिहड़ी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आ, जिहड़ी संसार के पद्धर की एजुकेशन आ, उस लैवल की सिखलाई आ वो प्राप्त करके आ रहे हैं, ताकि उतों प्राप्त करके साडे बच्चों को, जिहड़े सामने साडे बच्चे बैठे नेगे, इन्हां बच्चों को वो इंटरनेशनल लैवल की एजुकेशन देणगे, यानी कि संसार के पद्धर की एजुकेशन देणगे। ये साडा वादा सीगा, वो असीं पंजाब के अंदर पूरा कीता गया। साडा वादा सीगा कि असीं अपने बच्चों को इसरो, IIT अहमदाबाद, वड्डे वड्डे जिहड़ी इंस्टीट्यूशनस नेगियां, वड्डियां वड्डियां संस्थावां ने, उन्हां दे अंदर भेजांगे। अज वो जिहड़ा असर असां दिखाई दिंदा है कि अज साडे बच्चे जिहड़े ने वो इसरो की भी सैर कर रहे हैं, बहुत वड्डियां वड्डियां थावां ते जा रहे हैं। सो मैं तो पहला बोलदियां डिप्टी DO साहब ने दस्सिया सीगा कि लगभग 200 के करीब साडे बच्चे वो JEE दे विच जिहड़ा एग्जाम आ उहदे विच सफल होए नेगे। 169 जिहड़े बच्चे नेगे वो अज JEE का एग्जाम पास किया गया। ये पहली बार होयागा। सरकारां तां बहुत लंबे अरसे तो बढ़दी आ रही सीगियां, पर लेकिन एडी वड्डी गिणती दे विच सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का वड्डियां वड्डियां इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखला लेना, ये मिसाल जिहड़ी आ सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई पहली बार पंजाब च होयागा। ये 3 साल का इतिहास जिहड़ा वो तुहाडे सामने असीं रख रहे हांगे, क्योंकि इस तो पहला असीं लगातार काम करते रहे। लगातार एजुकेशन के अंदर मेरे याद आ कि जो पहला बजट सीगा, जो पंजाब विधान सभा के अंदर मैं पहला बजट पेश किया तो एजुकेशन के अंदर, सिक्ख्या के अंदर 57% का बजट जिहड़ा, जे असीं पैसे रखांगे तां ही विकास होगा। 57% बजट जिहड़ा वो पहली बार एजुकेशन च रखा गया। 47% बजट जिहड़ा वो मैडिकल एजुकेशन च रखा गया। तां ही अज मैं समझदा पंजाब के सेहत के खेत्र के अंदर और सिक्ख्या के खेत्र के अंदर पंजाब की जिहड़ी दहार बदल रही है। तुहाडे याद होगा कि जो 2017 की इलैक्शन हो रही सी और उस तो बाद 22 की इलैक्शन हो रही सी, 2022 लगभग पंजाब के 13,000 अध्यापक जिन्होंने सिर्फ तो सिर्फ 6,000 तनख्वाह मिलती होंगी सी, जिन्होंने 6,000 तनख्वाह मिलती सी, उन्होंने 13,000 अध्यापकों तो 12,700 तो ऊपर 12,700 तो ऊपर अध्यापक जिहड़े ने अज उस पक्के कीते नेगे। और उन्होंने तनख्वाह 6,000 नहीं, उन्होंने तनख्वाह 23,000 है, 25,000 है, 27,000 है। सो 5 तो लैके 6 गुणा उन्होंने तनख्वाह के विच वड्डा वाधा किया गया, ताकि वो साडी जिहड़ी नवीं जनरेशन आ, जिहड़ी यंग जनरेशन आ, जिहड़े साडे भविख ने, उन्हां बच्चों को पढ़ा सकण। ये मैं समझदा पंजाब के अंदर बड़े बदलाव जिहड़े ने वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कीते ने। हुण तक 3 सालां च लगभग 20,000 जिहड़े टीचर नेगे वो पक्के भर्ती कीते नेगे, ताकि साडे बच्चों को क्वालिटी की एक गुणात्मक एजुकेशन जिहड़ी मिल सके। पिछे साडियां खुद 2 बच्चियां स्कूल के अंदर टीचर नेगियां। साडे पत्रकार साहबान मेशी जी, उन्हों की बेटी, साडे छोटे भरा पंजाब पुलिस मधमेश की ओदी बेटी, सॉरी वाइफ, उन्होंने वाइफ जी उत्थे टीचर आ। सो बहुत सारे मैं जिन्होंने निजी तौर पर जानदा गा, वो सिक्ख्या के खेत्र के अंदर बड़ा अच्छा जिहड़ा योगदान पा रहे हैं। सो मेरा कहने का भाव, जिस गल नूं लैके आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब च आई सी कि असीं बदलाव करांगे, वो बदलाव जिहड़ा जमीन ते हकीकत होया दिखाई दे रहा। अज तुहाडे सामने किस तरह लैब्स बन रही नेगियां, किस तरह स्कूलों दी 4 दीवारियां बन रही नेगियां, किस तरह साडियां बच्चियां के लिए पखाने बन रहे हैं,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 20,000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਾਲਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। यानी कोई भी इस काम का स्कूल का काम वो पेंडिंग। जहाँ पर वित्त मंत्री पंजाब के जो है यहाँ पर तमाम बातें सामने रख रहे थे और मान सरकार को लेकर बड़ी बातें कह रहे थे। आपको बता दें कि शिक्षा में क्रांति लाने की कोशिश एक और मान सरकार ने की है और उसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर सामने आ रही है, ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि पूर्व बीएसपी विधायक के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लगातार आपको अपडेट करें जहां पर विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई में छापेमारी हुई है और बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई के 8 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूरा जो छापेमारी है, जो रेड है वो सामने आई है और कुल 754 करोड़ रुपए का बैंक लोन घोटाले का ये पूरा मामला है जो सामने आया है और ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी ईडी की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज से ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है और इस मामले में विनय शंकर तिवारी से पूछताछ जो है वो ईडी कर चुकी है। लखनऊ यूनिट के द्वारा ये पूछताछ की जा चुकी है। 14 बैंकों के कंसोर्टियम से ये बैंक लोन जो है वो लिया गया था और 754 करोड़ का ये पूरा बैंक लोन था। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ, गोरखपुर में छापेमारी हो रही है और अन्य कई और जगहें भी हैं जहां पर लगातार छापेमार कार्रवाई ईडी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पे हो रही है। हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हमारे साथ फयाज अहमद। फयाज, आपसे जानना चाहूंगी क्या है ये पूरा मामला और किन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है? हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी हैं जिनके घर पे जो है आज सुबह ईडी की रेड पड़ी है। जैसे ही इस रेड की सूचना मिली पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम से करीब 754 करोड़ रुपए का लोन किया गया था, उसमें हेराफेरी की गई थी। इसको लेकर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था और उसी मुकदमे में जो है ईडी ने भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए जो है विनय शंकर तिवारी के मकान समेत जो उनके 11 करीब ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पैसे को लेकर जिस पैसे का लोन लिया था उसे निजी संपत्ति खरीद ली थी। ऐसी शिकायत पर जो बैंक की शिकायत पर जो सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था और ईडी ने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस करके पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि अगर ये पैसे लिए गए थे जिस काम से वो कहाँ गए। तो आपको बता दें कि विनय शंकर तिवारी 2007 में चिल्लूपाड़ से चुनाव लड़ते हैं जहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 2007 में चुनाव लड़ते हैं, वहां पर वो जीत हासिल करते हैं लेकिन जो है फिर बसपा में रहते हैं। बसपा का दामन छोड़कर वो 2022 में समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और इन्हें यहाँ पर जो है हार का शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद से वो समाजवादी पार्टी के इनके ऊपर जो छपे इनके परिवार के लोगों का आरोप है कि राजनीतिक विद्वेष में इस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियली वर्जन नहीं आया, जो उनके सूत्रों से जो उनके समर्थकों से हमारी बात हुई है तो पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष में ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर फयाज 754 करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है कि किया गया है और यहाँ पर अगर बात की जाए यूपी सरकार में मंत्री भी जो है हरिशंकर तिवारी रहे हैं, उनके पुत्र के द्वारा ये घोटाला किया गया है। अब यहाँ पर घपलेबाजी जो है वो दो तरफ से देखने को मिलती है, एक पुत्र की तरफ से, दूसरा मंत्री के ही बेटे ने घोटाला किया है।
जी बिल्कुल, ये आरोप इस तरीके के लगे हैं जो फरवरी 2024 में करीब 103 करोड़ की इनकी संपत्ति को जो है सीबीआई ने जब्त किया गया था। करीब 14 महीने में ये दूसरी बार जो ईडी ने कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये बड़े पैसे का, करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला है और बैंक ने ये शिकायत की थी। इसके बाद से जो सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज किया, जांच पड़ताल की थी, लेकिन इसी बीच जो है ईडी ने भी जो इसी एफआईआर के आधार पर जो इसमें जो आरोपी मुक्त बनाए गए हैं, जो पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की पत्नी रीता तिवारी है और खुद विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे को जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया, तो लगातार इसमें जांच चल रही है, पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फयाज अहमद यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर और कुछ अन्य जगहों पर भी छापेमार कार्रवाई लगातार हो रही है। इसी बीच में आगे बढ़ जाएंगे जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ से लापता उद्योगपति का शव मिल चुका है। बता दें कि उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी और साथ ही साथ चाकू का भी इस्तेमाल किया गया था और चाकू गोद कर भी उनकी हत्या की, जिसके बाद कि अब उनका शव बरामद हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि मेरठ के पड़तापुर में लापता उद्योगपति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। उद्योगपति की गोली मारकर और चाकुओं से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हत्या के बाद शव को बॉम्बे में फेंका गया और पड़तापुर पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस को गुमराह करने के लिए 5 किलोमीटर दूर स्कूटी जो है वो डाली गई थी, जहां पर डेड बॉडी थी उससे दूर। उद्योगपति के कई लोगों पर लाखों रुपए का लेन देन जो है वो था और परिजनों ने उन्हीं लोगों पर शक किया, जाहिर किया है। और यहाँ पर अब ये बड़ी सनसनी, जहाँ पर पड़तापुर में ये पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता हमारे विभू गुप्ता जुड़ चुके हैं। विभू, पूरे मामले के बारे में बताइएगा कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, बिल्कुल ये इंडस्ट्रियलिस्ट है इरफान, ये 3 अप्रैल से लापता था और पुलिस इसके सुराग में लगातार जुटी हुई थी और मेरठ पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी। लेकिन जो परिजन थे इरफान के, वो लगातार आशंका जता रहे थे कि कोई न कोई अनहोनी घटना हो सकती है। लेकिन जिसके बाद पहले उसकी स्कूटी बरामद की गई और पूरे घटनाक्रम को भटकाने के लिए जो आरोपी हैं उन्होंने 5 किलोमीटर दूर स्कूटी से शव को फेंका है बम्बे में और गोलियां मारी गई हैं शव में और साथ ही साथ चाकुओं से भी वार उसके शव पे किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ये नृशंस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इरफान के काफी रुपए लोगों पे बकाया थे, जिसके लिए काफी बकायेदारों से वो लगातार तकादे करता था। उसको लेकर भी ये एंगल जताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते भी इसकी हत्या की वारदात को अंजाम दी गई है। लेकिन बहरहाल मेरठ पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि पूरे घटनाक्रम को अंजाम किस किस तरह के सिलसिलेवार तरीके से किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन बकायेदार हैं या कौन परिजन हैं, कौन परिवार के लोग हैं या कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इरफान की हत्या की है। लेकिन विभू, पहले लव अफेयर का मामला सामने आया, मेरठ में एक इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, अब पैसों के लेन देन के चक्कर में हत्याएं हो रही है। क्या हो रहा है मेरठ में? ये पुलिस कैसे इसका संज्ञान ले रही है? किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मेरठ में एक के बाद एक जैसे हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है कि आखिर मेरठ एक ऐसा जोन है जहाँ पर एडीजी, डीआईजी, कप्तान और तमाम एसपी बैठते हैं। उसके बावजूद अगर वारदातों को अंजाम दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठते हैं कि जहाँ एक तरफ एनकाउंटर भी लगातार पुलिस कर रही है और दूसरी तरफ एनकाउंटर के बाद भी जो एक हत्या इरफान की उद्योगपति की मेरठ शहर में हुई है, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। ओके विभू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मेरठ से विभू हमें लगातार अपडेट कर रहे थे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक उद्योगपति की हत्या हुई थी और अब उसका शव बरामद हो चुका है, जिसके चलते कि पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है और पुलिस पूरे मामले का संज्ञान ले चुकी है। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।